जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 9 मैथ्स में जो आपका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे बेहद ही ध्यान से अगर आप लोग समझते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। इसकी परिभाषा तो आपको याद ही होगा कि 3 रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी समतल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC। और इस त्रिभुज के अंग क्या क्या है, पार्ट्स क्या क्या है, तो अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 3 शीर्ष होते हैं। इसमें कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। और कौन कौन सा शीर्ष आपका, A, B और C, 3 शीर्ष हो गया। और इसमें 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण। कोण A, कोण B और कोण आपका C। उसके बाद इसमें 3 भुजाएं होती है। क्या होती हैं, 3 भुजाएं होती है। जो भुजाएं आपका AB हो गया, ये AB हो गया। उसके बाद दूसरा भुजा BC हो गया और तीसरा भुजा आपका AC हो गया। तो हम लोग प्रायः यहाँ पर त्रिभुज के मुख्यतः 6 अंग के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। कौन कौन सा 6 अंग मुख्यतः आपका, ये 3 कोण हो गया और ये 3 भुजा हो गया। हालांकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग को जानना है कि सर्वांग समता, सर्वांग सम आकृति हम लोग किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। सर्वांग सम आकृति, तो सर्वांग सम आकृति ऐसी 2 आकृति जिसका माप और आकार एक ही तरह का हो। ध्यान रखिएगा, ऐसी दो ज्यामितीय आकृति जिसकी माप और आकार समान हो, क्या कहते हैं उसको, सर्वांग सम आकृति कहते हैं। सर्वांग सम आकृति कहते हैं उसको, है ना। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं आकृति कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और जान लीजिए। आकार का मतलब होगा शेप, और माप का मतलब हो गया, माप जो होता है ये होता है इसका इंग्लिश साइज। मतलब कि ऐसी 2 ज्यामितीय आकृति जिसका शेप एंड साइज बराबर हो। याद रखिएगा, शेप एंड साइज क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी आकृति आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। समझने के लिए 2 सिक्का आप एक ही तरह का ले लीजिए, या तो 5 रुपया का एक ही तरह का सिक्का है, या तो 2 रुपया का एक ही तरह का सिक्का है। तो देखिएगा कि दोनों आपका सेम है। एक सिक्के को दूसरे सिक्के को ऊपर रख दीजिए तो दोनों सेम है। अब नया वाला जो 500 रुपया का नोट आया हुआ है, 2 500 रुपया नोट आप देख लीजिए। भले उसके नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका नंबर ये उसका नंबर हुआ, लेकिन उसमें देखिए शेप क्या कहने का मतलब उसका आकृति कैसा है, एक वर्गाकार है। उसके बाद माप, साइज देख लीजिए, उसका लंबाई चौड़ाई दोनों का सेम ही होगा। तो वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृति कहेंगे। इसके अलावे आप अगर ज्यामितीय आकृति में आइए तो जैसे देख लीजिए वृत्त हो गया। दोनों वृत्त मान लीजिए कि समान ही त्रिज्या वाली है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो ये वृत्त क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 वर्ग है आपका, 2 वर्ग है और दोनों वर्ग की लंबाई जो है सेम है, वर्गों की लंबाई जो है आपका सेम है, तो वैसी स्थिति में यह क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको बताते हैं कि 2 आकृति जो है आपका सर्वांग सम है। अब यहाँ पर हम लोग को यह पढ़ना है कि सर्वांग सम त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज, है ना, सर्वांग सम त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं। तो 2 त्रिभुज जो है इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम
होते हैं यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो। और उसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि इसकी संगत कोण भी जो है, संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है आपका, ये आपका ABC है और दूसरा त्रिभुज जो है PQR है। अब ऐसा हो जाए कि इसका एंगल A जो है इसके एंगल P के बराबर हो जाए, इसका एंगल B जो है आपका एंगल Q के बराबर हो जाए, उसके बाद इसका जो एंगल C है आपका एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया कि आपका संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब संगत भुजाएं बराबर हो, यानी कि AB जो है इसका इस PQ के बराबर हो। उसके बाद यह BC जो है आपका ये BC देख रहे हैं जो QR के बराबर हो। और उसके बाद यहाँ पर आप AC जो देख रहे हैं ये आपका PR के बराबर हो। किसके बराबर हो, PR के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज हमारा क्या होता है, सर्वांगसम होता है। अब इसके बाद एक चीज़ और समझिए कि इस सर्वांगसम में हमको क्या ध्यान में रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण A P के बराबर है, तो A के संगत में क्या है, P है। बिंदु A के संगत में बिंदु P है आपका। यहाँ B के संगत में Q है और C के संगत में हमारा R है। और सर्वांगसम को हम लोग इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, बराबर देके ऊपर पे एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन दे दीजिएगा, तो ये हमारा जो है सर्वांगसम को डिनोट करता है। तो अब यदि यहाँ पर सर्वांगसम हमको लिखना हो, जैसे ABC जो है तुम्हारा आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR का, तो हम इस तरह से लिख देंगे कि भैया ABC त्रिभुज जो है PQR के बराबर में है। यानी कि ABC को उठा के आप PQR पर रख दीजिए तो उसी तरह ढक लेगा। जैसे समान आकृति का 1 रुपया के ऊपर दूसरा 1 रुपया रख दीजिए तो एकदम एक दूसरे को ढक लेगा, उसी तरह से ये भी इसको ढक लेगा। यानी कि दोनों में शेप और साइज जो है दोनों का बराबर है आपका। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, अगर त्रिभुज ABC को सर्वांगसम हम ऐसे उल्टा पुल्टा लिखें, Q पहले लिख दें, R पहले लिख दें, P बाद में लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि कोण A जो है कोण P के बराबर है। कोण किसके बराबर है, P के बराबर है। अब कोण A का स्थान यहाँ पर पहला है तो P का भी स्थान यहाँ पर पहला ही होना चाहिए। उसके बाद बिंदु B जो है आपका, B जो देख रहे हैं ये किसके संगत में है, Q के संगत में, तो B का स्थान दूसरा है तो Q का स्थान भी यहाँ दूसरा आना चाहिए, यहाँ पहला आ गया है। तो इसलिए हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ध्यान में रखिएगा आप, एक ही बार हम समझाए हैं और इस चीज को आपको मेंटेन करना है कि जो जिसके संगत में होगा उसी के अनुसार हमको त्रिभुज का भी नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक अगला चीज आता है, सर्वांगसम होने के लिए 3 भुजा और 3 कोण बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 3 भुजा और क्या हो गया, 3 कोण बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे भैया, सर्वांगसम कहेंगे। तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है कि हमको तीनों भुजा तीनों कोण नहीं देखना पड़े और हम कुछ ही चीज को देखकर सर्वांगसम हम बोल दें? तो इसके लिए हम लोगों को कसौटियां पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा, सर्वांगसमता के नियम को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुजों के सर्वांगसमता की कसौटियाँ को पढ़ने वाले हैं।
कसौटियाँ, और इसी कसौटियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, रूल भी कहते हैं, है ना, रूल भी कहते हैं। और कसौटियाँ का इंग्लिश जो होता है क्राइटेरिया होता है। क्या होता है भैया, क्राइटेरिया होता है। या तो सर्वांग समता की नियम को पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सर्वांग समता के नियम को पढ़ने के बाद देखिए आप को क्या क्या फ़ायदा होगा। पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये कसौटियाँ जो हैं कितने तरह का है। तो ये कसौटियाँ जो है, पहला है आपका SAS। क्या है, SAS। ये कहता है साइड, साइड मतलब होता है भुजा। इसका हिंदी बताने की ज़रूरत, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। साइड का मतलब होता है भुजा, और ये होता है एंगल। एंगल कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कोण हो गया। और साइड, है ना, साइड, एंगल, साइड। उसके बाद दूसरा कसौटी कहता है आपका ASA, यानी कि ये कहता है एंगल, साइड, और ये आपका एंगल होता है ना। उसके बाद तीसरा कसौटी कहता है SSS, यानी कि ये आपका साइड, साइड, और ये आपका साइड। उसके बाद चौथा कसौटी आपका कहता है RHS, ये होता है राइट एंगल, राइट एंगल। आर फॉर राइट एंगल। देखिएगा राइट हैंड साइड नहीं बक दीजिएगा कहीं पर, समझ गए बात को। तो राइट, आर का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया, और एस का मतलब हो गया साइड हो गया। अब इसको बारी बारी से हम लोग ठंडे दिमागों से समझते हैं। तो ठंडा दिमाग कर लिए होंगे सबको, एकदम ठंडा हो जाइए। थोड़ा गर्मी का भी माहौल है, अगर ठंडे में देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है भैया, कान को बचा के रखिए ठंडी को, है ना, ठंडी से कान को बचा के रखिए, बॉडी को गर्म रखिए, स्वेटर पहन के आइए। तो यहाँ पर आप लोग SAS को क्या SAS का कहना क्या है कि देखो, SAS बोलता है क्या कि देखो भाई, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण बराबर कर दो, तुम क्या कर दो, एक कोण बराबर कर दो, ठीक है। हम कह दिए कि A और P बराबर है, और उसके बाद ये कहता है कि इसको अंतर्गत करने वाली जो भुजा है, इसको अंतर्गत करने वाली जो भुजा है, इस कोण को अंतर्गत करने वाली जो भुजा है, देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इस कोण के इस दोनों भुजा के अंतर्गत ये कोण आता है। अगर इतना सा मिल जाए, मतलब ये साइड मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, ये साइड मिल जाए, ये साइड मिल जाए, ये आपका एंगल मिल जाए, और ये साइड मिल जाए, इतना सा अगर मिल गया आपको दो त्रिभुज में, तो आप एकदम बिंदास कह दीजिए दोनों क्या है, सर्वांग सम है। यानी कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR का। ABC जो है PQR का, PQ ये आपका R का क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब जो है तीन ही चीज हमको देखना पड़ेगा, ये 6 चीज हमको देखना पड़ता, 3 गो भुजा देखना पड़ता, 3 गो कोण देखना पड़ता, तब जाके हम कहते हैं सर्वांग सम। अब ये जो कसौटियां हैं, अब देखिए 3 ही चीज देखने के लिए आपको बोल रहा है और कह रहा है कि आप इसको सर्वांग सम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो हम भैया देखें कि कोण A जो है कोण P के बराबर हो गया, उसके बाद BA जो है आपका QP के बराबर हो गया, और ये AC जो है आपका PR के बराबर हो गया। ये 3 चीज तो बरोबर बरोबर निकल गया। तो आप पूछिएगा क्या बाद बाकी जो 3 चीज बचा, जैसे कोण B जो है और कोण Q, क्या ये बराबर नहीं होगा? क्या कोण C जो है कोण R बराबर नहीं होगा? क्या कोण BC जो है साइड BC जो है QR के बराबर नहीं होगा? होगा, ये बराबर होगा। इसको हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। लेकिन हमको जहां जरूरत थी SAS रूल को से सर्वांग सम प्रूव करने के लिए, उतना तो हम इतने से में कर देंगे। अगर हम इसको लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे, तो इसको हमको लिखने के लिए एक रीजन देना होगा, एक कारण देना होगा। क्या कारण? कारण यही देना होगा, CPCT देना होगा, CPCT देना होगा। अब CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
है ना। और इसका मतलब हो गया कि सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम हिंदी में सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, है ना, ये हो गया आपका इसका हिंदी मीनिंग, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा हम लोग समझते हैं, अब फिर उसके बाद इसके स्टेटमेंट को लिखकर हम इसको प्रूव भी करेंगे। अब देखिए दूसरा क्या कहते हैं, क्या कहता है हमारा कसौटी त्रिभुज के सर्वांग समता का कसौटी कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज का कोई दो कोण, है ना, दो कोण, कहने का मतलब ये ABC है और ये PQR है, कोई दो कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो, और इसके अंतर्गत जो भुजा है, इसके अंतर्गत जो भुजा है ये भी बराबर हो। कहने का मतलब कि कोण B जो है कोण Q के बराबर हो और कोण C जो है कोण R के बराबर हो, और इसके अंतर्गत जो भुजा है आपका QR। ये देखिए ये कोण है, तो कोण हमारा क्या कहलाया, A कहलाया। अब फिर उसके बाद यहाँ साइड होता है, तो साइड का मतलब क्या हो गया, S हो गया। और ये आपका कोण C जो है कोण R के बराबर है, तो ये A हो गया। तो इसीलिए ASA आपका सर्वांग समता का नियम बनता है, ASA सर्वांग समता का नियम बनता है। अब ऐसा स्थिति हो जाए जो त्रिभुज में, तो हम बिंदास इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपका क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्यों, कैसे लिख सकते हैं सर्वांगसम को, ABC जो है सर्वांगसम हम लोग PQR लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ABC को सर्वांगसम त्रिभुज QRP नहीं लिख दीजिएगा, इसको नहीं लिख दीजिएगा, ये ऐसे लिखिएगा उल्टा पुल्टा तो गलती हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर जो है तीन ही अंग का हम भाग का यूज किए हैं। त्रिभुज में तो तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, यहाँ पर हम दो गो कोण लेकर और एगो भुजा लेकर हम सर्वांगसम कर दिए। अब जो इसमें एगो कोण बच गया, दो गो कोण लिए हुए थे, एगो कोण बच गया, जैसे कोण A जो है कोण P के बराबर होगा, और दो गो जो भुजा बच गया है, चूंकि BC और QR सिर्फ लिए हुए हैं, और ये जो आपका AB है और उसके बाद PQ है और AC जो है यह बराबर है आपका PR का। तो ये चीज जो है आपका भी बराबर होगा किस रूल से, CPCT रूल से। CPCT को का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, चिंग पोंग चिंग टोंग होता है ना। C से हो गया चिंग, P से हो गया पोंग, और C फिर चिंग, और फिर T तो टोंग, तो चिंग पोंग चिंग टी चिंग टोंग। ये आपको सिर्फ अपने लिए याद रखना है, किसी को बताने के लिए याद नहीं रखना है। अब अगर किसी को बताइएगा तो आप बताइएगा सर CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग CPCT शॉर्ट में कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक उसी तरह से SS में क्या होता है, अगर दो त्रिभुज है आपका, है ना, AB और C और PQR, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो ये तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किस रूल से, यह SAS रूल से। ऐसी स्थिति में तीनों कोण जो होते हैं बराबर होंगे, किस रूल से, CPCT के रूल से। अब यहाँ पर जो RHS है आपका, RHS कहता है क्या, हालांकि इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और फिर बाद में भी समझेंगे। RHS को शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर आपका मान लीजिए कि दो गो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो गो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, R का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसके बाद इसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस कहने का मतलब कर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। देखिए उस समय छोड़ दिए थे हम लोग। तो कर्ण भी इक्वल होना चाहिए, और कोई एक भुजा, इन दोनों में से कोई एक भुजा अगर इक्वल हो जाए तो हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। किस रूल से, किस रूल से, यही RHS रूल से हम लोग सर्वांगसम इसको कहेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा बात हो गया इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे, ये चूंकि SAS को प्रूव करने के लिए नहीं दिया जाता है। SAS जो है आपका एक अभिगृहित के तरह है।
तो अभिगृहित आप याद कीजिए, अभिगृहित का परिभाषा हमने क्या बताया था। अभिगृहित गणित की कोई कथन जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जिसे हम लोग मान लेते हैं कि हाँ यह सत्य है, उसे अपने अनुभव के आधार पर सत्य मान लेते हैं, या उसे छोटे मोटे कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग उसको सही मान लेते हैं, तो वही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। तो हालांकि ये SAS जो होता है अभिगृहित होता है, और इस SAS का उपयोग करके हम लोग ASA को प्रूव करते हैं, ASA को प्रूव करते हैं। अब ये देखिए, अभी दोनों चीज़ सीख गए, अब इस दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप SSS को प्रूव कर सकते हैं। अब ये जब तीनों सीख गए तो तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप RHS का प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। SAS में क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहीं पर आपका SAS है ना, ये मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, A को उठाकर इसके ऊपर रख दें, तो P पर A पॉइंट आ जाएगा, और चूंकि AB जो है आपका किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो जितना लंबा AB है उतना लंबा PQ भी है, तो AB जो है PQ को पूरी तरह से ढक लेगा। समझ रहे हैं बात को। अब ये कोण जब जितना बड़ा ये कोण है उतना बड़ा ये कोण है, तो इसके बाद का जो साइड है आपका AC और इसके बाद का जो साइड है आपका PR, ये साइड इसके ऊपर निश्चित रूप से फॉल करेगा। कहने का मतलब ये इस साइड को ढक लेगा, अगर इसको इसके ऊपर रखते हैं तो इस साइड को ढक लेगा। अब चूंकि इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई के बराबर है, यानी कि SAS रूल, कहने का मतलब इसकी साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड की लंबाई इस साइड की लंबाई को पूरी तरह से ढकेगा। अब देखिए ये साइड ये एंगल जब मिलिए गया तो बच गया क्या, यही एगो साइड ना, तो ये एक साइड तो निश्चित रूप से कौन साइड करेगा, कहने का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। कहने का मतलब ये ट्रायंगल जो है पूरी तरह से इसको ढकेगा। तो यही लॉजिक है हमारा किसको प्रूव करने का, इस SAS को प्रूव करने का। अगर आपको कभी पूछ दे कि प्रूव करके दिखाइए, तो अभी जो हमने बताया पिछले 1 मिनट में आपको यही चीज आपको लिख देना है भैया, यही चीज आपको लिखना है। क्या लिखना है कि हमने AB को उठाकर इस पर रखा और इस तरह से मिला के देखा, तो दोनों का शेप और साइज जो था सेम था, इसीलिए ये दोनों आपका सर्वांग सम हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं, ASA के प्रूफ को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं SAS जो सर्वांग समता का नियम है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका कथन क्या कहता है। उसका कथन कहता है कि उसको हम लोग अभिगृहित 7.1 है ना, इसको जो है एकदम औजार के तरह याद कर लेना है। समझ गए ना, जैसे खेत में जाएंगे कोड़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए तो औजार चाहिए ना, बिजली का काम करेंगे तो थोड़े हाथ से छू के करने लगेंगे ना, उसके लिए क्या चाहिए हमको, टेस्टर चाहिए, प्लास चाहिए, और नहीं रहेगा तो आप कर पाइएगा काम, नहीं कर पाइएगा। उसी तरह से अगर इस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक तरह से समझना चाहते हैं, तो ये सब आपको याद रखना होगा। समझ गए बात को, याद रखेंगे, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर अभिगृहित 7.1 क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हुए हैं, और उसका अंतर्गत कोण जो है दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो उसे हम लोग SAS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे 7.1 को। इसको देखिए, ASA सर्वांग समता क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तब इस स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज एगो ये है आपका, ये त्रिभुज AB और C है, और ये आपका PQ और ये आपका R है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है कि इसमें कोण B जो है कोण Q के बराबर है, कोण B जो है कोण Q के बराबर है। उसके बाद कोण
सी जो है कोण आर के बराबर है, कोण आर के बराबर है, और इसकी भुजा बी सी जो है आपका क्यू आर के बराबर है। ये भुजा बी सी जो है क्यू आर के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। समझ गए? अभी हम सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं ना। तो सर्वांगसम तभी कहेंगे जब इसको प्रूव कर लेंगे कि भाई इतना सा रहने पर सर्वांगसम होता है। अब इसको प्रूव हम कैसे करेंगे? किसकी मदद लेंगे? इसकी मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? इसकी मदद लेंगे। ये कहता है कि दो साइड और उसके बीच का कोण, पहले त्रिभुज का दो साइड और उसके बीच का कोण, अगर मान ले ये साइड और ये साइड हम जो है दोनों का बराबर दिखा दे और इसके बीच का एगो कोण जो है ले ले, इस साइड को AC को PR के बराबर दिखा दे, और एक कोण C है ये है R के बराबर, और ये BC जो है QR के बराबर है ये है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा इस अभिगृहित 7.1 की मदद से, यानी कि SAS की मदद से यह आपका सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो समस्या यही न है कि आखिर हम AC को कैसे PR के बराबर बोल देंगे? ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसको बोलने के लिए एक तरीका है, उस तरीका को ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहला काम कीजिए कि इतना सा उतार लीजिए आप लोग, है ना। हम देखिए बोर्ड से हट गए हैं, इसको यहाँ पर वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और उसके बाद उतार लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ये चीज़ तो आप समझिए गए, ये चीज़ तो समझिए गए। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चल भैया हट 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 जाओ, हट गया देखिए, है ना। आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ये हट गया हमारा। अब यहाँ पर क्या कहना है कि केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। अगर खुदा ने खास्ते ऐसा हो जाए कि AC बराबर हो जाए, केस फर्स्ट में AC बराबर PR के बराबर हो जाए, AC जो है PR के बराबर हो जाए, तो भैया तब तो बल्ले बल्ले है कि BC जो है QR के बराबर है ये है, कोण C जो है आपका कोण R के बराबर है ही, उसके बाद ये आपका CA जो है यह RP के बराबर है ही। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के बाय SAS रूल से। लेकिन यहाँ ऐसी बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई जरूरी है कि ये दोनों बराबरे होगा? विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे तो आप कहेंगे ही कि सर अगर बराबर नहीं होगा तो उसके लिए हम केस सेकेंड चलते हैं। अब यदि अगर बराबर नहीं होता है, AC बराबर PR बराबर नहीं होता है, तो हम एगो जुगाड़ निकालते हैं, रचना करते हैं। इसमें रचना क्या करते हैं? AC के बराबर है ना, AC के बराबर PR पर है ना, AC के बराबर लंबाई का PR पर P' लेते हैं। क्या लेते हैं? P' लेते हैं। अब मान लिया जाए कि ये AC जितना बड़ा है ना, तो उतना ही बड़ा हम इस पर काट लिए, AC के बराबर है ना, AC के बराबर यहाँ पर काट लिए, और इसको हम क्या मान लिए? P' मान लिए। क्या मान लिए? P' मान लिए। यानी कि अब जो है यह P' से R तक जो है AC के बराबर हो जाएगा, यानी कि दैट इज यह AC जो है P' R के बराबर हो जाएगा। अब ये P' जो है आप आगे पीछे खिसका सकते हैं, आप तो स्वतंत्र हैं रचना करने में। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह P' ये मान लीजिए कि AC जो है यही बड़ा हो, ये PR से बड़ा हो, तो ये P' खिसक के आपका यहाँ पर भी आ सकता है। अब P' जो है आपका यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। कोई कहना मुश्किल है, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है।
लेकिन P डैश को हम क्या करते हैं, अगर मान लिया जाए कि यह AC बड़ा है PR से तो ये बाहर के तरफ आएगा, अगर AC छोटा है तो ये अंदर के तरफ आएगा, तो भी हमको एक त्रिभुज मिलेगा ना। मिल गया त्रिभुज। अब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग उठाते हैं। कौन कौन त्रिभुज का? केस सेकेंड के लिए त्रिभुज ABC को और उसके बाद त्रिभुज P-QR को लेते हैं। अब P-QR को लेंगे, P डैश को हम रचना से बराबर कर दिए हैं तो P डैश को अब ले सकते हैं, ले लिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि BC जो है इसका QR के बराबर है, उसके बाद एंगल C जो है आपका किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है, और उसके बाद यहाँ जो AC है आपका ये P डैश R के बराबर है। किसके बराबर है? R के बराबर। P को नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर हम मान लिए हैं कि AC जो है PR के बराबर नहीं है, तो कैसे नहीं ले सकते हैं? P डैश को भले ले सकते हैं, रचना से हम लोग बनाए हुए हैं। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये SAS से जो है आपका है ना, ये तो आप लोग लिख ही लिए हैं बच्चों, ये तो आप लोग लिख ही लिए हैं। तो त्रिभुज जो है ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज P-QR का, P-QR का हो जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह P-QR के सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि यह जो कोण है आपका, यह कोण एंगल ABC जो है एंगल P-QR के बराबर हो जाएगा, P-QR के बराबर हो जाएगा। समझ गए? लेकिन ध्यान दीजिए, एंगल ABC जो है आपका ABC, यही है एंगल ABC जो कि Q के बराबर है, जो कि दिया गया है यहाँ जो हमने मिटाया। देख लीजिए आप, शुरू में ही हमने लिखा है PQR के बराबर है, एंगल PQR के बराबर है, शुरू में ही हमने लिखा है। यानी कि यहाँ पर लिखा है एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने लिखा है। समझ गए बात को? तो एक तो हमको ये पहले से है कि ये एंगल जो है PQR के बराबर है, लेकिन अगर हम P डैश को मानते हैं तो ये ABC जो है P-QR के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल P-QR जो है बराबर है एंगल PQR के, एंगल PQR के। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ से PQR यह कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये P-QR यह भी 60 डिग्री का होगा। ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर से सोचिए, ये क्या कह रहा है कि P-QR PQR के बराबर है। P-QR जो है PQR के बराबर है, और ये दो गो लाइन है और कह रहे हैं आप बराबर है, जो कि संभव ही नहीं है। ये संभव तभी हो सकता है जबकि P डैश खिसक के P पर चले आवे। कहाँ पे चले आवे? P पे चले आवे। तो इसलिए हम जो माने हैं कि यह AC बराबर नहीं है PR का, इसी के मानने के चलते ऐसा गड़बड़ी पैदा हुआ आगे चलकर। अगर शुरू से हम गड़बड़ नहीं माने होते तो ये गड़बड़ी पैदा नहीं होता कि ये इस एंगल को भी बराबर इस एंगल के बराबर बोल दे, गड़बड़ी पैदा नहीं होता। इसीलिए हमारी जो मान्यता है कि AC नॉट इक्वल टू PR, जो कि गलत है, तो इससे साबित होता है कि AC जो है PR के बराबर है। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है। तो अंत में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब P और P डैश एक ही बिंदु पर हो, है ना। अर्थात यह आपका AC जो है PR के बराबर हो, अतः प्रमाणित होता है। अतः प्रमाणित, यहाँ तक हम लोग को लिख देना है। और इसमें हम लोग
अंत में क्या कह देंगे कि त्रिभुज जो है आपका ABC सर्वांगसम हो जाएगा PQR के। तो बच्चों आप लोग जो हैं इसको उतार लीजिए, यहीं पर वीडियो को रोकिए और जिस तरह से हमने लिखा है आपको ध्यान में होगा ही, कैसे कैसे हमने लिखा है उसी तरह से आप उतार के इसको प्रूफ कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम को बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी प्रॉब्लम है आपका सभी इसी दोनों प्रमेय पर आधारित है, एक अभिगृहित SAS और दूसरा जो है आपका ASA पर आधारित है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए जय हिंद जय भारत।